से हम लोग लाइव हैं। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से लाइव हूँ अपने शो मनेंद्रा टॉक के साथ। और इस बार मैं इनवाइट करने वाला हूँ अपने शो पे विश्वंभर नाथ प्रजापति जी को। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे लाइव वीडियो को ज्वाइन करें। हाँ, वो आ चुके हैं, तो मैं उन्हें अभी ज्वाइन करने वाला हूँ। हाँ, हेलो भैया जी। अब हम लोग आ गए हैं लाइव। जी जी जी, शुक्रिया। मैंने आपको बहुत मेहनत करवाया आपसे। अरे कोई नहीं, इतना मेहनत हम लोग कर लेंगे। हम लोग मेहनती लोग हैं, कामगार लोग हैं, ठीक है। हाँ, कामगार लोग हैं, लेकिन आपको आपके मतलब और रुचि के खिलाफ जाके मैंने यह काम करवाया आपको। कोई नहीं। आपका रुचि है तो आपकी रुचि का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम एकदम, जनता का भी रुचि का ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी आप हमें बताइए कि मतलब मैं अपने ऑडियंस को आपका परिचय देना चाहता हूँ। जी 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 कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, इनका नाम विश्वंभर नाथ प्रजापति जी है। और ये जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट से। काफी समय से वो जेएनयू कैंपस में है। तो हम लोग अभी वो जो मेरा जो शो है मनेंद्रा टॉक शो, जिसमें मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उसका हिस्सा बनने के लिए मैं दिसंबर भैया को इनवाइट किया हूँ। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। तो भैया रेडी है ना, आप तैयार है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टॉक कर रहे हैं, अच्छा है। लॉकडाउन में बातचीत चलती रहनी चाहिए और इंसान को एक दूसरे को देखे हुए काफी दिन हो जा रहा है, तो ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। तो अभी ये बताइए कि जेएनयू कैंपस में किस तरह का माहौल है, लॉकडाउन से रिलेटेड ये जो भी चीजें हो रही हैं, बंदी हुई है, उसमें क्या मतलब जेएनयू कैंपस का क्या माहौल है? जेएनयू कैंपस का तो देखा जाए कि मतलब बड़ा सन्नाटा सा है, इसलिए कि जनरली कोई एक दूसरे के हॉस्टल में तो आता जाता नहीं है। और इसलिए कि जैसे दूसरे हॉस्टल में भी जो लोग हैं उनसे हम लोगों की फ़ोन से ही बात होती है, कभी मुलाकात तो नहीं हो पाती, इसलिए कि जानने वाले कई सारे लोग कैंपस में हैं। तो उन लोगों से नहीं मुलाकात हो पाती है, लेकिन जो हॉस्टल में जो लोग हैं उन लोगों से मुलाकात हो पाती है। और चूँकि व्यवस्था ऐसी है कि मतलब लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, तो लोग खाना लेके रूम में आ जाते हैं, कुछ लोग बैठ के खाते हैं ताकि कहीं क्राउड टाइप ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं लोग। तो ऐसे है, बाकी एकदम सन्नाटा आप पाए रहेंगे। हाँ, एक आध बार अगर आप कुछ इसेंशियल आइटम लेने के लिए केसी की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे स्कूल एरियाज की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो देखेंगे नील गाय बैठी हुई है स्कूल एरियाज में। जी 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 हाँ। हाँ। तो एक मतलब एक संक्षिप्त अपना एक शैक्षिक जो सफर है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ठीक है, क्यों नहीं बता सकते। हालांकि जनरली मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट देखते हुए इतना तो बताना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है। फिर उसके बाद से मैंने एमबीए किया मेरठ से, और उसके बाद से फिर मैं खाद छानने लगा। एक साल बहुत घूमा, सिक्किम से लगाया, गुजरात से लगाया, राजस्थान तक बहुत घूमा। फिर उसके बाद से लेबर इन सब लोगों को समझा, जाना बुझा। उसके बाद से फिर मैं जेएनयू आया, मैंने एमए सोशियोलॉजी किया जेएनयू में। जी जी। फिर साइंस पॉलिसी में मैंने एमफिल अपना किया, साइंस पॉलिसी में ही पीएचडी किया। और इसके अलावा मैंने पार्ट टाइम का कोर्स है जेएनयू में, यहाँ पे पहले सेंटर फॉर स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज होता था, जिसका नाम अभी है स्कूल ऑफ
संस्कृत एंड इंडिक स्टडी, तो उससे मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है पार्ट टाइम में, पाली लैंग्वेज में भी, और एक दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स किया है पार्ट टाइम वैदिक कल्चर में भी। तो ये हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ रही हैं जी। तो हम लोग सीधा अब फोकस करेंगे हमारे मुख्य मुद्दे पे, जो मैं पहले से ही प्रश्न तैयार करके रखा हूँ कि बिशंबर भैया से क्या पूछा जाए, किस विषय में बातचीत की जाए। जैसा कि मैं जानता हूँ, या जेएनयू के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आप राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं अभी तक, कैंपस में या कैंपस के बाहर। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, क्यों ना ये आपसे पूछा जाए कि अभी जो माहौल चल रहा है देश में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी माहौल, जिसमें अगर कोई मुस्लिम सब्जी बेचने वाला मोहल्ले में जाता है तो उससे ये कह के मना कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, या उसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसके मतलब धर्म का। अगर वो मुस्लिम होता है तो कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए हैं ये कि उनको भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये भी कहा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लोग थूक लगा के सब्जी बेच रहे हैं, या जो भी वो चाहते हैं कि लोगों को कोरोना हो जाए, वो इंटेंशनली ऐसा काम कर रहे हैं। मेरी एक और दोस्त से बातचीत हो रही थी मेरे होम टाउन में, तो वो ऐसा बता रहे थे कि अभी हम लोग मुस्लिमों से नहीं खरीदना चाहते हैं चिकन या मटन जो भी बेच रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसमें थूक लगा कर बेच रहे हैं। तो भैया, हाँ, तो मतलब मोटा मोटी यही सवाल है कि ये जो नफरत का माहौल बन रहा है एक खास कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों माहौल बन रहा है? और देखिए, ये बात से तो इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि मुस्लिमों के खिलाफ एक नफरत का माहौल मीडिया के द्वारा, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे समाज पे भी पड़ रहा है। इसलिए कि हम लोगों ने देखा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लोग सोशल मीडिया से लगाए फेसबुक, व्हाट्सएप पर तरह तरह के वीडियोस फैलाते रहते हैं, और जिसके चलते हम लोगों ने देखा है कि अरब कंट्रीज से भी हम लोगों के रिलेशन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वहाँ की प्रिंसेस जो हैं वो भी मीडिया पे एनडीटीवी पे उन्होंने बोला भी था कि इंडिया के बारे में हम लोग काफ़ी बेहतर सोचते थे, लेकिन लोगों ने इतना घृणा फैला रखा है, इतना इस्लामोफोबिक पोस्ट लोग कर रहे हैं, जो अरब कंट्री में ही कमा रहे हैं वहीं पे इतना घृणा फैला रहे हैं, कहीं उनके रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे हैं। तो वहाँ पे इतना जब लेवल है और यहीं के गए हुए लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो हम लोग देख रहे हैं आए दिन कैसे जो लेबर बोला जाए, लेबर कोई भी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ पर्टिकुलरली एक हमें बात सोचने वाली है कि आखिर इस तरह के वीडियो मुस्लिमों के खिलाफ बना के जो लोग दिखा रहे हैं, उससे किस पार्टी का, किस पॉलिटिकल इंटेंशन का पर्पस सर्व होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक बहुत ज़्यादा प्रेरित है, और दूसरा हमारी जो सोसाइटी रहा पहले से ही घृणा पर आधारित है। जैसे जो जाति, इतनी सारी जातियां हैं और हर जाति का एक दूसरे के लिए तरह तरह का घृणा वैमनस्य रहा है, तो अब वो जाति घृणा है, वो रिलीजन का फ्लेवर लेके मुस्लिमों के खिलाफ निकल रही है, खासकर उन मुस्लिमों के जिनको हम पसमानदा बोल सकते हैं, जो कि काम करने वाले हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, दूध बेचने वाले हो। और जो पता चल रहा है सब्जी बेचने वाले और दूध बेचने वाले लोग वो 25 साल से 30 साल से वही काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये सोचने वाली बात है कि अभी ये 20-25 दिनों में, या जब से ये कोरोना का असर हुआ है, कोविड-19 आया है, तब से ऐसा क्या लोगों में दिखने लगा है कि वो 20-25 साल के संबंध लोगों को नहीं दिख रहे हैं।
20-25 साल के एक दूसरे का भरोसा नहीं दिख रहा है, बल्कि इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कहीं पे थूक लगाने का, चाहे इस तरह के सारी चीज़ें, इसको क्या है एक प्रोपोगेंडा के तौर पर ही हम देखते हैं। इसलिए कि हमको मालूम है कि खेतों में जो हम फसल उगाते हैं, तो खेतों में जो हम फसल उगाते हैं तो खेतों में तो लोग गाय का गोबर भी डालते हैं। गांव में जो गांव के लोग रहे होंगे उसमें पता है कि लोग जाके टॉयलेट भी करते हैं, पेशाब करते हैं, वहाँ पे जाके थूकते हैं। तो अब हम ये सोचने लगे कि भाई जहाँ पे इंसान टॉयलेट करते हैं, लोग जिस खेत में जाते हैं उसी में धान उग रहा है, गेहूं उग रहा है, उसको नहीं खाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसी चीजें जानबूझ के लाना चाह रहे हैं जिससे घृणा फैले। जी। तो ये क्या है कि कुछ खास वीडियोज को दिखाना, एक खास कम्युनिटी का ही वीडियो बार बार दिखाना, कहीं न कहीं उसमें राजनीति लगता है कि प्रोपोगेंडा है जो खास पार्टी को। आपका वीडियो फिर से रुक गया। तो ये तो है, इसमें हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि कैसे कैसे मुस्लिमों के खिलाफ तरह तरह का जो घृणा है वो बढ़ा है, इसको इनकार नहीं। लेकिन ये बात बताइए कि एक आम व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता है कि भाई कोरोना जो फैल रहा है इसमें इसमें हर धर्म, समुदाय, जाति के लोग इसमें शामिल हैं, ना कि केवल एक। इसको आप इस तरह से देखिए, मैं तो इसको तात्कालिक सलूशन तो मुझे नहीं पता है कि तात्कालिक सलूशन क्या होगा, इसलिए कि आज कोरोना गया है, कल को कौन जाने कोई आज कोविड-19 है, कल को कोई और वायरस आ जाए, कोई और बीमारी आ जाए, फिर से इस तरह के प्रोपेगेंडा होने लगे। तो इसका हमें लॉन्ग टर्म सलूशन हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आज कोरोना आया हुआ है तो मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं, कल को कोई और बीमारी आए तो कोई खास कम्युनिटी टारगेट की जाए। तो हमें ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका होता है कि जो भी इस तरह के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे एजुकेशन में हो, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम लोगों को चीज़ें पता नहीं होता है, तो उसके बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे की चीज़ें हम लोग जान सकें, फिर उसके बाद से हम कोई अपना व्यूज रखें और दूसरे की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हेल्थ का जो इशू होता है, उसको हेल्थ के हिसाब से देखने की ज़रूरत है। उसको रिलीजियस एंगल से अगर हम लोग देखने लगेंगे तो पता चलेगा कि कल को बीमारी कोई किसी खास कम्युनिटी में फैल रही है या खास कम्युनिटी में है, तो उसके बेसिस पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट ले सकती है, उसके बेसिस पे ऐसे कोई एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज ला सकती है जिससे कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटीज़ को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमको कोरोना या हेल्थ का जो इशू है वो हमें जितने भी लोगों में है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बाकी तरह तरह के इंस्टीट्यूशन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है कि कोई भी डिजीज हो उसको हेल्थ का एक्सप्लेनेशन, हेल्थ के इशूज को उसका जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है उसको देने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग ये आप देखेंगे कि जनरली वीडियो पास कर रहे हैं सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे कोई भी हो, कि हम इसका जिक्र फलाना पुराण में आया है, इसका जिक्र कहीं कुरान में आ गया, इसका जिक्र बाइबल बहुत पहले आया है। तो ऐसे हमें लगता है कि मूर्ख लोग जिनको न तो धर्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और न ही जिनको हेल्थ का और साइंटिफिक टेम्परामेंट का अंडरस्टैंडिंग है, तो इनको ये दोनों तरह की चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फेल हो रही है, हमारी गवर्नमेंट फेल हो रही है, हमारा इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है। जी। अगला सवाल ये है आपके लिए, बहुत ही एक जनरल एक ये थॉट है, परसेप्शन है बहुत बड़े समुदाय में कि लालू यादव के समय में बिहार में जंगल राज था। इसके बारे में आप क्या टिप्पणी देंगे? ये तो मतलब बोला जाता है कि लालू यादव के समय जंगल राज था, तो अब सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है वो कौन से लोग हैं जो बोलते हैं कि जंगल राज था। पहले उनका हमें लगता है कि एक सोशल बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है कि आखिर इतने सारे स्टेट हुए, 28 स्टेट हैं हम लोगों के पास अभी,
उसमें से ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक के लालू के राज्य को ही जंगल राज बोला गया। जी तो पहला प्रश्न ये है कि जो कम्युनिटी जो इस पे उठा रहे हैं, जो सवाल इस तरह का करते हैं, वो लोग हैं जो क्या है कि जिनकी सत्ता छीन गई लालू प्रसाद यादव के आने के बाद से, तो उनको लगने लगा कि हमारा राज्य खत्म हो गया। तो हमारा राज्य खत्म हो गया तो दूसरे के राज्य को एक ऐसा नाम दीजिए, मतलब वो उसको इस तरह से प्रचलित कीजिए समाज में कि लगने लगे कि जो नए लीडर आए हैं या लालू प्रसाद यादव आए हैं, उनकी वजह से सोसाइटी में तरह तरह की दिक्कत हो गई है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो गई है, जो भी है मारपीट मचा हुआ है। तो ये तमाचा मार दें तो अब मैं छोटी जात का हूँ तो अब ना करूँ। आप जो देंगे तो पे बैक टू द सोसाइटी तुरंत हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने पे बैक टू द सोसाइटी कर दिया, तो अब उन लोगों को लगने लगा कि ये ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से यही लोगों का फैलाया हुआ है। हम लोग तो नहीं कह सकते हैं कि वो जंगल राज था, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव के टाइम पे तो इस तरह का नफरत नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जिनकी सत्ता छीन गई उन्हीं के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि उसी वंचित समुदाय से आने वाले नवयुवक वो भी ऐसी सोच रखते हैं कि हाँ, लालू यादव के समय में जंगल राज था, लूट थी, चोरी थी, डकैती थी, विकास नहीं हो पाया। दो चीजें समझने की हमें जरूरत है कि अगर वंचित समुदाय वाला कह रहा है तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है, इसलिए कि जो प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे बिहार में अति पिछड़ी जातियों ने झेला, दलितों के भी बहुत सारी जातियां थी उन्होंने झेला, उसमें पाया कि ओबीसी वर्ग के ही कुछ खास जातियां, जिसका मंडल कमीशन में भी नाम मेंशन है कि लैंड रिफॉर्म हुआ, तो लैंड रिफॉर्म में बिहार के केस में 3 जातियां थी, उन लोगों ने दलित पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की। उनका नाम उसमें मेंशन है कि वो यादव हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, इन लोगों के खेतों में काम करते थे, तो इन लोगों ने भी एट्रोसिटीज़ की। तो अब क्या है कि अगर वो 90s 80s के टाइम पे ऐसे चीज़ें चल रही थी, तो बाद में मान लीजिए अगर ऐसी घटनाएं अगर तेज़ी से बढ़ी होंगी इन कम्युनिटीज़ को, जो मजबूती आई लालू प्रसाद यादव के बाद से, तो मजबूती के साथ नीचे वाले तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, उन पे एट्रोसिटीज़ बढ़ी, इन जातियों की वजह से भी बढ़ी। तो अब क्या है कि इन जातियों के लोगों को भी ऐसा लग सकता है कि ऐसी चीज़ें जो है उनके ऊपर जो हो रहा है वो इनके आने की वजह से हो रहा है, इनके आने के बाद भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मार्जिनलाइज सेक्शन कर रहा है लालू प्रसाद यादव से, तो ये हमें लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन को सीरियसली लेने की ज़रूरत है उसमें। और उसमें एक इस बात की सच्चाई तो है कि ये चीज़ें न पूरी हो पाए तो नीतीश कुमार जैसे लोगों का इमरजेंस हो रहा है, जो अति पिछड़ी जातियों पे ध्यान दे रहे हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स को साथ लेके कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की स्कीम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको क्रिटिक के तौर पे भी हम देखते हैं जी। अगर वंचित समुदाय कर रहा है तो वो एक क्रिटिक, एक हम उसको हेल्दी क्रिटिक के तौर पे मानते हैं, और है ऐसा कह सकते हैं। अब आगे सवाल कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उतनी भी डरावनी नहीं है। नहीं, कोई नहीं, आप पूछ सकते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप नहीं पूछ सकते। तो सवाल ये है कि आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है इसमें जेएनयू के राजनीतिक विमर्शों का कितना योगदान है, जेएनयू कैंपस में होने वाली राजनीतिक विमर्शों का? हमें लगता है कि अगर कुछ तो हमारी प्रवृत्ति रही है, प्रवृत्ति इस हिसाब से रही है कि जैसे कास्ट सिस्टम इन सब को लेते हुए अगर मैं देखूं तो ये शुरू से मैं क्लियर रहा हूँ, इसलिए कि जेएनयू आने से पहले ही मैं अंबेडकर और बुद्धा को पढ़ चुका था, कार्ल मार्क्स की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुका था, और गांव में एट्रोसिटीज़ हमने देखी है,
फेस की है, तरह तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रही है कि किताब कोई भी मिल जाएगा, वो पढ़ वढ़ लेंगे, देख लें उसमें क्या है। तो ये पहले से प्रवृत्ति, लेकिन ये है कि चूँकि इतने सारे बुक्स एक साथ मिलना, जितना जेएनयू में मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं, सैकड़ों बुक्स मिल सकते हैं। तो जेएनयू में मैं आया तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी, जिसमें तो ये सब जो इस तरह के स्पेस मिलने लगे, बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिलने लगे, इस तरह के डिस्कशन, हमको बहुत तरह के इंटरनेशनल मूवीज़ देखने का मौका मिला, जिसमें रेस का इशू है, जेंडर का इशू है, और इसके अलावा एथनिसिटी का इशू हमें देखने का मिल रहा है, पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू है, इस तरह के तमाम तरह के माइनॉरिटीज़ का, अलग अलग कंट्रीज़ का इशू है। इस तरह के जो मूवीज़ देखने का हमें मौका मिला, वो कहीं ना कहीं वो तो जेएनयू के कंट्रीब्यूशन से कहेंगे। पब्लिक टॉक कभी हमने नहीं होता है, कभी नहीं देखा रहा है, तो यहाँ पे रात को पब्लिक टॉक देखने का, सुनने का, डिस्कशन करने का, कैंपेन करने का, ये सब तरीका, कैसे कन्विंस करना है, किन किन चीज़ों का जवाब देना है, ये सब सारे जो मौके मिले हैं, इतना जो स्पेस मिला है, उसमें तो जेएनयू का निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा योगदान है। जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जेएनयू के लोगों को, सभी को पता है कि आप एक चुनाव लड़ चुके हैं छात्र राजनीति में, जेएनयू की छात्र राजनीति में, और आप बापसा से जुड़े हुए भी थे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसा कब तय किया और क्यों तय किया कि आपको बापसा से जुड़ना है? मुझे लगता है इसको डायरेक्टली मैं जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि उसके पहले भी मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा, आयशा से। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है कि मैं किसी से मेंबरशिप लेने जाता हूँ कि मुझे मेंबरशिप लेना है। जी जी। इसमें बहुत बड़ा ये रहता है कि जेएनयू में हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हमें भी ऑब्जर्व करती हैं। जी जी। तो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि नहीं, हमको ऐसे लोगों को लाना है, ऐसे लोग आए जो सबल्टर्न है, डाउन ट्रोडन है, जिनके विचार उस तरह से बहुत ही स्ट्रांग है, जो एंटी कास्ट व्यूज रखते हैं, ऐसे लोगों को लेके आना है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, वो क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं जोड़ने का भी काम करती हैं, असहमतियां भी बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे में मुझे बापसा से मुझे अप्रोच किया गया, ये सब चीजें, हालांकि मैं मना करता रहा, इसलिए कि मैं उस समय पेपर लिख रहा था अपना। जी जी। जो और वो पेपर आया था अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के दिन ही पब्लिश हुआ। मैं तो काफी खुश हुआ। तो ये सब चीजें हैं कि मैं एकेडमिक्स को प्राइमरली अपना वर्क मानता रहा हूँ, और पॉलिटिक्स को हालांकि बहुत ज्यादा अलग मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए कि सर्टेन कास्ट से हम लोग आते हैं, तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो उसमें बापसा हो चाहे कोई और पार्टी हो जो लोगों के इशूज को लेकर चल रही है, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे का विचार जहाँ पे मिल जाते हैं वहीं पे आदमी जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मली कोई आएगा बोलेगा कि चलो फॉर्म भर दो तुम मेंबर हो गए, इस तरह का तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं कभी इस तरह की चीजों को कन्विंस रहा। जहाँ पे हमारे विचार आ जाते हैं, मिल जाते हैं, वहीं पे जुड़ाव हो जाता है। जब आपको लगता है कि वो विचार नहीं हम कर रहे हैं, जिस विचार को आप लेके चले थे, जिस विचार को मैं मानता हूँ, जो चाहे वो अम्बेडकर की हो, चाहे वो फूले की हो, चाहे मंडल की हो, इस तरह की जो स्पेस आपको लगता है कम है, इशूज नहीं उठ रहे हैं, तो वहाँ पे जुड़ाव कम हो जाता है। और ये हमें लगता है और ये सभी के लाइफ में होता है, और ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। इसलिए हम लर्निंग है, अल्टीमेटली हम लोगों का लर्निंग इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग जिंदगी में क्या सीखते हैं और सोसाइटी को क्या देते हैं। अगला सवाल आपसे यह है कि ऐसा कब महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ आपको कि आयशा से अब दूर होना चाहिए या अलगाव हो आयशा से? वैसे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि आयशा के लोग मैं बोलूँ तो वो वैचारिक रूप से है, कभी पर्सनल मुझे नहीं उनसे कभी कोई शिकायत रही, इसलिए कि मुझे लगता है कि दूसरों के कंपैरिजन में उन लोगों ने तो मेरी काफी हेल्प की है, मैं ये कहूँगा। मुझे इस बात में कहने में संकोच नहीं होगा, शायद उतना कोई नहीं किया होगा। जी जी। तो वो चीजें हैं, तो वो उस तरह से अलगाव वाला ये मतलब नहीं है कि मुझे इसको खत्म कर देना है, इस तरह का नहीं। अलगाव मतलब ये है कि बहुत सारे इशूज हम जितना स्पेस चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता है। जैसे मान ली ओबीसी का इशू हो गया, हम चाहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा स्पेस मिले, पर्चा पम्पलेट्स में उसको ज्यादा स्पेस मिले, उसकी बातें हो। तो ये सब क्या होता है कि जब छूटने लगता है तो आप जो चाहते हैं कि एक माध्यम बने जुड़ाव का, वो चीजें
नहीं होती हैं किसी में भी चाहे, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। और इसके अलावा एक और होता है कि जो नए लोग आते हैं वो लुभावनी चीज़ों की तरफ मैंने पाया कि ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। वो किसी पार्टी में, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा के ही केस में है, जेएनयू में भी है लुभावनी, मतलब वो आइडियोलॉजिकली एकदम वीक है। उनसे अगर पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आप ये बताओ सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआई में क्या डिफरेंसेस है, तो उनको नहीं पता। वो बोलेंगे कि हमको तो बोला गया था ये करने के लिए। तो मैं उस तरह का कभी स्टूडेंट अपनी लाइफ में नहीं रहा हूँ और नो कभी मैं बनूंगा, इसलिए कि मुझे क्लियर चाहिए चीजें, कि मैं कम से कम विजुलाइज कर पाऊँ कि एक्चुअली क्या चीजें हैं, क्या विचारधारा है, और कब हम कहाँ तक एग्री हो सकते हैं, कहाँ तक एग्री नहीं हो सकते हैं, अम्बेडकर को कहाँ तक लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अम्बेडकर को एक्सेप्ट करने के बाद भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के इशू को कैसे कोई लेके चलता है, कितना उसको इम्पोर्टेंस देता है। जब आप अपनी रीडिंग्स देते हैं तो क्या उस रीडिंग्स में क्या केवल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या वही बातें हैं, क्या उसमें अम्बेडकर की बातें हैं कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई शिकायत टाइप नहीं रहता है, मैं खुद ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि भाई मैं जितना सोच रहा हूँ, जिस तरह के विजन में विश्वास करता हूँ, उसमें जब लैकिंग आने लगता है, उस पर बहुत जब गौर नहीं किया जाता है, तब उसके हिसाब से क्या होता है कि मैं चीजों को वो छोड़ देता हूँ, उसमें मतलब नहीं। इसलिए कि मेरा विजन अपना क्लियर है कि मैं किस रास्ते पर चलूंगा, उसके लिए हम किसी पार्टी को बहुत ज्यादा हम दोष नहीं देने जाएंगे, इसलिए कि उनका अपना हो सकता है कुछ एजेंडा हो, तरह तरह का उनका अपना मसला होगा कि पार्टी को कैसे चलाना है। लेकिन हमको अपना क्लियर है कि मैं किस विचारधारा पे हूँ और मैं किस विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ, मैं उससे इधर उधर नहीं होऊंगा। तो उसके हिसाब से मैं चीजों को देखता हूँ। अगला सवाल ये है आपसे कि आपने कब तय किया और क्यों तय किया कि मुझे चुनाव में आगे आना है, चुनाव में उम्मीदवार बनना है? हमने कभी भी नहीं तय किया है कि मुझे उम्मीदवार बनना है, इसलिए कि मैं कभी किसी से नहीं कहने गया हूँ कि मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ। पॉलिटिकली मैं एक्टिव रहा हूँ, और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगता रहा कि मेरा काम कैंपेन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। और कैंपेन हालांकि मुझे इस बात के लिए नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कैंपेन के बहाने जो है कि मैं कई सारे इश्यूज लोगों को बता पाता हूँ। पहला जो मेरा ये रहता है कि जो अम्बेडकर की विचारधारा है वो मैं लोगों को बता पाऊँ, इसलिए कि मेरा मेन एजेंडा रहता है कि हम क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसमें मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है कि मैं अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको मैं बता पाऊँ, और जो तरह तरह के जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो सेक्शन है उसमें इस तरह के बहुत सारे जो हमारे लीडरशिप रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बहुत बड़े हिस्ट्री को दबा दिया गया है, जिसपे ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी बातें करने का मुझे मौका मिलता है, लोगों को बताने और समझाने का मौका मिलता है। इसके अलावा मंडल कमीशन हो गया, मंडल कमीशन के बात करके लोगों को मैं बताता हूँ ताकि वो भी सुने, उनको जान पाए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं जो उनको कभी बताया नहीं जाता है। जनरली पॉलिटिकल पार्टियां ये सब करती नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर नहीं लेती हैं। तो मेरे इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा, इस ये सब चीजें करती रही हैं। और जहां तक इलेक्शन लड़ने का रहा, मैंने कभी किसी से नहीं कहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कि मुझे कंटेस्ट करना है। इस तरह का मुझे कंटेस्ट मैं हमेशा डिनाई करता रहा हूँ। पॉलिटिकली मुझे सक्रिय रहना है, लेकिन इलेक्शन को मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन ही राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन राजनीति नहीं है। जो हम राइटिंग्स लिखते हैं, जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, जो पम्पलेट्स हम लिखते हैं, जो लोगों के बीच में जाके हम कैंपेन करते हैं, जो विचार हमारे होते हैं, वो सारे पॉलिटिक्स के हिस्सा होते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन कभी कभी लोग आके एक तरह से अप्रोच इस हिसाब से करते हैं कि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपकी जो विचारधारा है, चाहे आप अम्बेडकर को मानते हो, चाहे बुद्ध को मानते हो, चाहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हो, चाहे एनिहिलेशन ऑफ सफरिंग की बातें हो, चाहे एनिहिलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो, इस तरह के जो आपके आइडियाज हैं, जो आप सोचते हैं, वो आइए और लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको ज्यादा लोग मिलेंगे बोलने के लिए, इसलिए आप चुनाव लड़िए। तो मैं उसमें व्यक्तिगत मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। वो लोग आएंगे, सब बोलेंगे कि आप ये बोलिए, ताकि लोगों को ये सब चीजें पता चल सके। तो इस हिसाब से वो लोग आते हैं, जिन लोगों ने भी पार्टियां, जिनके भी बैनर तले मैं लड़ा, उनके इस विचारों को जो है हमें स्पेस दिया, उसकी वजह से मैं लड़ा कि मैं अम्बेडकर की बातें ज्यादा कर पाऊंगा, मैं पिछड़ा की बातें कर सकता हूँ, मैं पासमानदा की बातें कर सकता हूँ, मैं उन सभी सेक्शन की बातें कर पाऊंगा जिनको जेएनयू के अंदर भी अनसुना किया गया है। तो इस वजह से मैं जुड़ता हूँ। और जहाँ पे ये स्पेस नहीं मिलता है, जहाँ पे हमको लगता है कि कोई अम्बेडकर की विचारधारा से
भटक रहा है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कोई और इंटेंशन है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो मैं उस पे मतलब नहीं खड़ा होता हूँ। इसलिए कि मेरा एकदम क्लियर है कि तीन चीजें जो है, हमारी जो कोई भी आइडियोलॉजी हो, हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हमारी सोच हो, वो तीन चीजों के लिए ही है। पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जात के खत्मा के लिए, जात के उन्मूलन के लिए होना चाहिए। दूसरा जो है एनिहिलेशन ऑफ सफरिंग, जिसकी बात बुद्धा करते हैं कि हमारे जो जीवन में जो दुख है लोगों के, उसको हमें खत्म करना है। तीसरा जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं और एंजल बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना है, एनिहिलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट जो ये जो व्यक्तिगत रूप से किसी के पास इतना ज्यादा संपत्ति हो जा रहा है कि वो दूसरे की जिंदगी और मौत डिसाइड कर रहा है, तो उसका भी एनिहिलेशन होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इन तीनों चीजों को ही लेके मैं हर चीज का मेजरमेंट करता हूँ। अब इससे कुछ भी कोई इधर उधर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे स्टूडेंट विंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं उससे आइडियोलॉजिकली तो नहीं जुड़ूंगा। इसलिए कि मैं इस मामले पे हमेशा क्लियर हूँ और मुझे लगता है कि मैं शायद एकदम कंप्लीटली कन्विंस्ड हूँ कि मैं इसी लाइन पे हमेशा आगे बढ़ूंगा। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी आपके अनुसार किस मामले में भारत की दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग है? क्या आप खास पाते हैं जेएनयू के मामले में? कुछ चीजें तो चूंकि सोसाइटी से ही सारे लोग जेएनयू में ही आते हैं, तो जेएनयू में बहुत सारी चीजें जो बाकी सोसाइटी में हम पाते हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों में पाते हैं, वो यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पर भी जातिगत भेदभाव होता है। SC ST OBC को वाइबा में जो नंबर दिया जाता है या सेमेस्टर में कई बार ग्रेड दिया जाता है, वो कास्ट बेसिस पे ही होता है, तो सीधे सीधे डेटा मौजूद है। या हॉस्टल अलॉटमेंट में कई बार हम पाते रहे हैं, बहुत दिनों तक OBC को सबसे लास्ट में मिलेगा, 1 साल बाद अलॉटमेंट होगा। और इस तरह के और भी बहुत सारी हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। आज तक जेएनयू का जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश को छोड़ के किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता रहा है। जबकि अगर देखा जाए संख्या के आधार पे, तो हिंदी बोलने वाले लोगों की या हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी नहीं कभी उसके जो क्वेश्चन आंसर रहे हैं उसको कभी भी हिंदी में भी लाने की कोशिश नहीं की गई है। बाकी तो जो 24 भाषाएं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 24 भाषाएं हैं, तो उनको भी कभी मौका नहीं दिया गया कि उस भाषाओं में भी क्वेश्चन पेपर आए। तो ये सब सारी चीज़ों के मामले में देखा जाए तो जेएनयू क्या है कि बहुत दूसरी यूनिवर्सिटियों से अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। उसमें भी सारी जो चीज़ें गड़बड़ मौजूद है, यहाँ पर भी वही सारे भेदभाव, वही तरह की चीज़ें मौजूद है। लेकिन डिफरेंसेस जो पाते हैं वो डिफरेंसेस के तौर पे है, जैसे वीमेन के लिए स्पेस, यहाँ पे जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट दिया जाता रहा है। हालांकि इस वाइस चांसलर के आने के बाद जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट MPhil PhD लेवल पे खत्म कर दिया गया, जो कि बहुत गलत है। तो जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट दिया जाता रहा ताकि जो महिलाएं हैं, चाहे वो SC ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे ओपन कैटेगरी से हो, सबके साथ कहीं ना कहीं किसी तरह का अलग अलग तरह का लेवल का भेदभाव है या अपॉर्चुनिटीज उनको कम है, तो उनको एक हिसाब से वो जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट जो मिलता था, रिसर्च में तो अभी नहीं मिल रहा है, बाकी उसमें मिल रहा है। तो ये चीजें क्या है कि ये जेएनयू को अलग बनाती हैं। इसीलिए 2016 आते आते जेएनयू में करीब 52% जो है गर्ल्स हो गई थी और केवल 47-48% बॉयज थे। इस हिसाब से देखा जाए कि एक यूनिवर्सिटी जो महिलाओं के लिए इतना स्पेस देती है अलग अलग कैटेगरीज के महिलाओं से, वो क्या है कि उस हिसाब से देखा जाए तो जेएनयू काफी मतलब अलग है। ये स्पेस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पढ़ने लिखने का लाइब्रेरी का जो सिस्टम है कि रात को कोई भी आ सकता है, पढ़ सकता है। तो हॉस्टल से पता चलता है कि गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां डिनर करने के बाद हॉस्टल से निकल कर जाके लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं, उसके लिए स्टडी कर रही हैं। कोई अपना डिजर्टेशन लिख रहा है, कोई अपना थीसिस लिख रहा है, कोई अपना टर्म पेपर लिख रहा है। ये सब सारी जो फैसिलिटीज है, तरह तरह के जो सब्सक्रिप्शन थे जर्नल्स के, वो अलग अलग जर्नल्स बहुत ज़्यादा मिलते थे। अभी तो बहुत सारे जर्नल्स बंद कर दिए गए, पता नहीं कैसे ऑनलाइन के नाम पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे जर्नल्स बंद कर दिए गए। तो ये जो स्पेस मिलता था कि कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो,
आके रात को भी पढ़ सकता है, डिनर करने के बाद भी वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि रात को पब्लिक टॉक कर सकता है, बातें कर सकता है। इसलिए कि हम लोग के सीखने का जरिया लाइब्रेरी और किताब और क्लासरूम के अलावा होता है कि हम दूसरे के बातों के भी जान पाए। हम जो पढ़ लिख रहे हैं उस पे जो बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं, चाहे एक्टिविस्ट लोग हैं, कॉमन पर्सन है, वो लोग क्या सोचते हैं, उसको भी जानने का एक तरीका होता था पब्लिक टॉक। तो वो क्या है कि ये भी एक जो है वो कम्प्लीटली जेएनयू का अलग चीज है। इसके अलावा जो यहाँ के पोस्टर्स होते हैं, जो दीवारों पे लगे होते हैं पोस्टर्स, जी जी, जो बैनर जो पोस्टर्स लगे होते हैं, उससे भी बहुत टीचिंग होती है। इवन यूजीसी के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उसके थ्रू सही किया। उसमें पता चला कि कोई कार्ल मार्क्स का कोई कोटेशन उसमें डाला हुआ है, और पता चला कि यूजीसी के एग्जाम में कोटेशन पूछ दिया कि किसने कहा है या किस बुक से है। तो वो क्या होता था कि लर्निंग जो क्या है, दीवारों पे जो नॉलेज है उससे सीखने का जो है तरीका, सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे जातिगत भेदभाव है, जातिगत उत्पीड़न है, जेंडर के नाम पे जो महिलाओं का या अलग अलग तरह के जेंडर है उनका डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में कैसे प्रेजुडिस काम कर रहे हैं, उसका जो एक पिक्चराइजेशन था, जो एक ग्राफिटी थी, वो भी एक आर्ट है जो दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया जाता है। जी तो जी, ये जो दीवारों पे देखने का जो मौका रहा है कि हम दीवारों से भी सीख सकते हैं, तो जेएनयू में आपको लगेगा कि दीवारों के कान नहीं, दीवारों के आंख भी होते हैं, और वो आपसे आंख मिला भी सकते हैं। और उस आंख मिलाने का प्रतिफल ये होगा कि आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ भी निकाल सकते हैं। सही, ये जो चीजें हैं वो जेएनयू को कई तरह से यूनिक बनाती हैं। यहाँ पे एक साथ लोग, वेजिटेरियन लोग, नॉन वेजिटेरियन लोग, सब लोग एक साथ खाते हैं, एक थाली दूसरे के थाली में खाते हैं लोग, लड़का लड़की लोग एक साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो ये सब सोसाइटी में जो गलत चीजें रही हैं उससे इतर है। दूसरी यूनिवर्सिटियों में इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, आप बैठ के बातें नहीं कर सकते हैं। तो जी जी, ये स्पेस मिला है लर्निंग का, समाज को जानने का, अलग अलग जात के लोगों का, अलग अलग धर्म के लोगों का, दीवारों से सीखने का, किताबों से सीखने का, पब्लिक टॉक से सीखने का, कोई लोग आ रहे हैं तो उनको सुन के सीखने का। ये सब सारी चीजें जेएनयू को काफी दूसरी यूनिवर्सिटी से